हेलो स्टूडेंट, ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग सेमेस्टर 4th एंड 6 सब्जेक्ट IE इरिगेशन इंजीनियरिंग। आज हम चैप्टर नंबर 10 से बात करेंगे। चैप्टर नंबर 10 जल लग्न तथा जल निकास, वाटर लॉगिंग एंड ड्रेनेज। जल लग्नता क्या है इसके बारे में जानेंगे कि जल लग्नता होती क्या है, वाटर लॉगिंग है क्या। तो हमने बताया था जल लग्नता, जैसे आपने पीछे पढ़ते चले हुए आए हैं कि पेड़ पौधों को जल से बहुत अनुराग होता है, बहुत प्रेम होता है। जितना आप उनकी सिंचाई करेंगे उतना ही उनमें वृद्धि होगी। लेकिन लगातार सिंचाई करते 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 जब सॉइल के प्रत्येक पार्टिकल पूरे तरीके से जल से क्या हो जाते हैं, संतृप्त हो जाते हैं। तो जब जल से संतृप्त हो जाएंगे तो उसी को हम क्या कहते हैं, वाटर लॉगी जल लग्नता कहते हैं। ऐसा होता क्यों है, आपने सॉइल स्ट्रक्चर देखा होगा। तो जो सॉइल स्ट्रक्चर आपने देखा था इस तरीके से सॉइल स्ट्रक्चर जो बना था उसमें नीचे आपको दिखाया गया था कि यहाँ मृदा के पार्टिकल हैं, मृदा के कण हैं। फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि सबसे ऊपर एयर और बीच में वाटर के पार्टिकल मिले होंगे और फिर ऊपर एयर मिले होगा। अगर पूरे तरीके से संतृप्त हो जाएगा तो एयर का भी स्थान कौन ले लेगा, जल के पार्टिकल ले लेंगे, वाटर के ले लेंगे। तो पूरे तरीके से सॉइल क्या होगी, जल से संतृप्त हो जाएगी। तो जब पूरे तरीके से जल से संतृप्त हो जाएगी तो जो हवा का आवागमन है वो नहीं मृदा के कणों तक पहुंच पाएगा। और आपको पता है कि पौधे जो है वो नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। तो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में चेंज कौन करता है, बैक्टीरिया चेंज करते हैं। तो वाईजीवी जो बैक्टीरिया होते हैं वो उसको नाइट्रेट के फॉर्म में चेंज करते हैं। और जब पूरे तरीके से जल से संतृप्त हो जाएगी तो वो हवा का आवागमन हो ही नहीं पाएगा। आवागमन होगा नहीं तो बैक्टीरिया क्या होंगे, बैक्टीरिया समाप्त हो जाएंगे, जिससे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में नहीं परिवर्तित कर पाएंगे और पौधों का और फसलों का विकास क्या होगा, रुक जाएगा। तो फसलें और पौधों को विकास करने के लिए ज़रूरी है कि हवा का आवागमन बना रहे। तो आप समझ गए कि जल लग्नता है क्या। जब क्षेत्र में पौधे के रूट जोन जो होता है, रूट जोन का मतलब जो जड़ क्षेत्र होता है, जब क्षेत्र में पौधों के जड़ क्षेत्र की मिट्टी, वहाँ की जो सॉइल होती है पानी से संतृप्त हो जाए, मतलब सैचुरेटेड हो जाए, संतृप्त हो जाती है, जिससे हवा का आवागमन, जो हवा का सामान्य आवागमन होता है वो आवागमन अवरुद्ध हो जाता है। उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, जल लग्नता कहते हैं, वाटर लॉगी एरिया कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि वाटर लॉगी एरिया क्या है, तो ऐसा क्षेत्र जिसमें जो पौधों के रूट जोन है वहाँ की जो सॉइल है पूरे तरीके से मृदा से संतृप्त हो जाती है और हवा का जो सामान्य आवागमन है, मतलब जो हवा आ जा सकती है उसका आवागमन पूरे तरीके से स्टॉप हो जाए, अवरुद्ध हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं वाटर लॉग्ड एरिया, जल लग्न क्षेत्र। इससे क्या प्रभाव पड़ता है जल लग्न क्षेत्र से, तो जल लग्नता से क्षेत्र की पैदावार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। क्षेत्र की जो पैदावार होती है, मतलब जो फसलों की पैदावार है वह पैदावार क्या होती है, घट जाती है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अच्छा, इस वाटर लॉगिंग का कारण क्या है, अगर आपसे पूछा जाए कि जल लग्नता का कारण क्या है, तो जल लग्नता के तो कई फैक्टर हैं, कई कारक हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो क्या है, ग्राउंड वाटर टेबल है, मतलब अंतर्भौम जल स्तर है। मतलब जब क्षेत्र में ये ऊंचा होगा, ऊपर उठेगा, तो वहाँ पर जलग्रस्तता की संभावना बनेगी, वहाँ पर वाटर लॉगिंग होगा। कहाँ पर, जहाँ पर क्षेत्र में ग्राउंड वाटर टेबल क्या होगा, ऊंचा होगा। जल लग्नता की प्रक्रिया को निम्न जलीय समीकरण से समझा जा सकता है। अंतर्वाह, इनफ्लो, पराभर, आउटफ्लो प्लस स्टोरेज। कहने का मतलब अंतर्वाह क्या होता है, इनफ्लो का मतलब है कि ऐसा पानी जो रिसन के कारण फ्लो होता है, जैसे डैम से रिसकर फ्लो हो रहा हो, नहर से रिसकर फ्लो हो रहा हो, किसी रिवर से रिसकर फ्लो हो रहा हो,
उसे क्या कहते हैं? इनफ्लो कहते हैं, अंतर्वाह। आउटफ्लो जैसे आपने देखा होगा वाष्पीकरण से जो पानी होता है, या फिर कुएं का पानी, नहर का ऊपर का पानी, ये होता है आउटफ्लो। स्टोरेज का मतलब जो सॉइल के कणों के अंदर स्टोर है। तो अगर स्टोरेज बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा? स्टोरेज बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है इनफ्लो क्या होगा? जो रिसकर पानी बहने वाला है वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। या इनफ्लो अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है? अफवाह, आउटफ्लो तो फिक्स है, तो स्टोरेज क्या होगा? तो स्टोरेज बढ़ने लगेगा। कहने का मतलब अगर स्टोरेज बढ़ेगा तो इनफ्लो बढ़ेगा, अगर आउटफ्लो कांस्टेंट रखा जाए तो। अब जललग्नता के कारण क्या हैं? किस कारण से जललग्नता होती है? इफेक्ट ऑफ वाटर लॉगिंग, जललग्नता के कारण, किस कारण जललग्नता होती है? तो जललग्नता के क्षेत्र में क्या प्रभाव उत्पन्न होता है? जिस क्षेत्र में जल से ग्रसित हो जाता है, जल या वाटर लॉगिंग एरिया पे क्या प्रभाव आपको देखने को मिलते हैं? तो सबसे बड़ा प्रभाव, पहला फर्स्ट नंबर, कि जल क्षेत्र में आवादजीवी परिस्थिति का उत्पन्न हो जाना। कहने का मतलब है कि जो रूट जोन है उस रूट जोन में आवादजीवी मतलब हवा का सामान्य आवागमन अवरुद्ध हो जाता है। सामान्य आवागमन अवरुद्ध हो जाने से क्या होगा कि जो वहाँ के बैक्टीरिया हैं वो बैक्टीरिया धीरे धीरे क्या होंगे? समाप्त हो जाएंगे। और जब बैक्टीरिया धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे तो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में नहीं चेंज कर पाएंगे, जिससे फसलों की पैदावार क्या होगी? घट जाएगी। दूसरा कारण, पानी से अनुराग रखने वाले जंगली पौधों की वृद्धि। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो पानी पाने पर बहुत तेज़ी से उगते हैं, उनका विकास अच्छा होता है। पानी अगर कम मात्रा में मिले तो उन्हें कम विकास होता है। तो पानी से अनुराग रखने वाले पौधे कौन से हैं? तो जैसे कैटटेल आपका हो गया, या रीड्स हो गया, या रस ग्रास हो गया। ये सब ऐसे पौधे हैं जो पानी से बहुत अनुराग रखते हैं। जैसे जैसे जितना ही वाटर लगी एरिया होगा उतनी तेज़ी से इनका विकास होगा। तो जब खरपतवार या जंगली पौधों की वृद्धि होगी तो जो आपकी फसल है उसकी पैदावार क्या होगी? उसकी पैदावार घट जाती है। इसलिए दूसरा इफेक्ट जो आपको देखने को मिलता है वो पानी से अनुराग रखने वाले जंगली पौधों की क्या होती है? वृद्धि होती है। तीसरा रीजन, जो टेलेज है या जुताई जो है ठीक प्रकार से ना कर पाना। कहने का मतलब जब क्षेत्र जल से ग्रसित हो जाएगा, पूरे तरीके से मृदा के अंदर के जो वायर्स हैं जल से संतृप्त हो जाएंगे, हवा का आगमन बिल्कुल अवरुद्ध हो जाएगा, ऐसी मिट्टी काफ़ी हार्ड हो जाती है। ऐसी मिट्टी में कृषि कार्य करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो वाटर लॉग्ड एरिया हैं या जलग्रसित क्षेत्र हैं वहाँ जुताई ठीक से नहीं की जा सकती है। अगला कारण हम देखेंगे तो अगला हानिकारक लवणों की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ द हार्मफुल सॉल्ट्स। कहने का मतलब कि हानिकारक लवणों की सांद्रता कैसे वृद्धि होगी? आप जानते हैं कि जैसे कभी ग्राउंड वाटर टेबल ऊपर हो जाता है और कभी नीचे, किसकात्य क्रिया के कारण ऊपर नीचे घटता रहता है। तो साल्ट क्या होते हैं? जैसे नीचे के साल्ट खुल के ऊपर आ गए, ऊपर का जल वाष्पीकरण बनकर ऊपर उड़ गया, तो साल्ट ऊपर क्या हो गए? पड़े रह गए। और साल्ट के पड़े रहने के कारण वो क्षेत्र क्या होगा? वहाँ पर हार्मफुल साल्ट एकत्रित हो जाएंगे। अगर इन साल्टों का पीएच मान अगर 11 के आसपास पहुँच जाए तो वो क्षेत्र बिल्कुल तरीके से क्या हो जाएगी? बंजर हो जाएगी। मतलब अगर पीएच वैल्यू उसका देखा जाए, अगर 11 हो गई पूरी तरीके से क्या होगी? बंजर हो जाएगी। और आप जानते हैं कि बंजर क्षेत्र में घास भी नहीं उगती है, फसल उगने की बात ही अलग है। इसलिए वाटर लॉग्ड से क्या होता है? हानिकारक लवणों की सांद्रता में वृद्धि होती है और इससे पैदावार घट जाती है, फसलें वृद्धि नहीं कर पाती हैं। अगला, मृदा के तापमान में कमी आना। लगातार पानी के क्षेत्र के कारण आसपास के क्षेत्र का तापमान क्या होता है? गिर जाता है। तापमान की कमी हो जाने से फसलों की वृद्धि में भी
प्रभाव पड़ता है, आसपास के लोगों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो आप देखेंगे मृदा के तापमान में कमी भी आ जाती है। लोअरिंग ऑफ द सॉइल टेम्परेचर। अगला रीजन, फसलों के पकन काल में कमी आना, रिडक्शन ऑफ द मैच्योर टाइम ऑफ क्रॉप मतलब फसलों के जो पकन काल है, मतलब उनका मैच्योर जो टाइम है, या कह सकते हैं जो उनका मैच्योरिटी है, वो मैच्योरिटी जो होती है उनकी क्या हो जाएगी, मैच्योरिटी में कमी आ जाती है। मैच्योरिटी में कमी आने का मतलब, जैसे लगातार पानी पा रहे हैं तो जो फसलें मान लीजिए 120 दिन में पकनी है वो 130-135 दिन तक चली जाती हैं। अर्थात जलग्रसित क्षेत्र में ये भी इफेक्ट उत्पन्न होता है। उसके बाद फसलों की बीमारियां, क्रॉप डिजीज। जलग्रसित क्षेत्र में प्रायः देखा गया है कि फसलों में अनेक प्रकार के हानिकारक बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे अनेक प्रकार की बीमारियां सामने आती हैं, अनेक प्रकार की बीमारियां दिखती हैं, जिससे फसलों की पूरी तरीके से नष्ट हो जाती हैं। अगर हम सारांश रूप में देखें, समरी में देखें, तो जलग्रसित क्षेत्रों में फसलों का उगना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ऐसे क्षेत्रों में या तो केवल बिल्कुल मैदान पड़ा रहेगा, या तो फिर केवल जंगली पौधे ही उगेंगे, उसमें किसी प्रकार की फसलों को उगाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। ठीक, तो ये इसके इफ़ेक्ट होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये इफ़ेक्ट। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जललग्नता के कौन कौन से बुरे प्रभाव हैं, तो ये आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लीजिए। ये आपके एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन आने की जो संभावना है वो लगभग 90% है, 90% है कि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपके आएगा ही आएगा, कि वो अक्सर इस तरीके से क्वेश्चन को रिपीट करते रहते हैं। आप 1-2 बार इसको वीडियो को देख लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, तो आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा, किसी तरीके से समस्या नहीं उत्पन्न होगी। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि वाटर लॉगिंग क्या है, जललग्नता क्या है। हम शॉर्ट में बता दें, जललग्नता का मतलब है कि क्षेत्र में जो पेड़ पौधों के जो जड़ क्षेत्र है, रूट जोन है, उसमें वहाँ की सॉइल पूरी तरीके से संतृप्त हो जाना, जिससे हवा का आवागमन अवरुद्ध हो जाना ही क्या कहलाएगा, वाटर लॉगिंग कहलाएगा, जललग्नता कहलाएगा। इसका कारण, तो मुख्य कारण वाटर टेबल का ऊंचा उठना। ठीक, और जललग्नता से क्या प्रभाव पड़ता है, तो फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव इसका पड़ता है। कौन कौन से बुरे प्रभाव देखे जाते हैं, तो इससे क्षेत्र में जड़ क्षेत्र में आवाजाही परिस्थिति का उत्पन्न हो जाना, पानी संग्रह रखने वाले फसलों के या जंगली पौधों के में वृद्धि होना, जुताई ठीक से न कर पाना, हानिकारक लवणों की सांद्रता में वृद्धि, मृदा के तापमान में कमी आना, फसलों के पकन काल में कमी आना, और अनेक प्रकार की फसल बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। इस प्रकार आपने देखा कि जललग्नता क्या है, वाटर लॉगिंग क्या है, वाटर लॉगिंग के क्या इफ़ेक्ट्स हैं, क्या प्रभाव है, क्यों उत्पन्न होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये मैंने आपको पूरे तरीके से बता दिया, समझा दिया। इसको आप 1-2 बार रिवीजन कर लीजिएगा। अगला टॉपिक नेक्स्ट डे। थैंक यू सो मच।